गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है राज कौशल और आज हम लोग एक नए रिवर सिस्टम के साथ उपस्थित हुए हैं। दोस्तों आशा करते हैं पिछली क्लास जिसमें हमने पढ़ाया था इंडस रिवर सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो हमको कमेंट जरूर करें आप, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की, और गंगा रिवर सिस्टम में हम गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, यानी उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि हर एक नदी का एक उद्गम स्थल होता है, और वहीं पर वो नदी जब कहीं गिरती है तो वही उसका मुहाना या ड्रेनेज कहलाता है। तो आज हम लोग गंगा की बात कर रहे हैं। गंगा रिवर सिस्टम में हम पूरा रिवर सिस्टम में उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे और गंगा की बात करेंगे। तो पहले हम लोग बना लेते हैं इंडिया का मैप। ये हमारा भारत, दोस्तों ये है हमारा उत्तराखंड। तो गंगा नदी को समझने के लिए पहले हमें गंगा कहां से निकलती है ये भी जानना आवश्यक है। तो यहां पर हम पहले गंगा नदी की उत्पत्ति की बात करेंगे, और जब गंगा नदी की ओरिजिन यानी उत्पत्ति हो जाएगी तब हम उसके रिवर सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम पहले बात करते हैं उसकी उत्पत्ति की। तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल आराम से पढ़ने में समझ में आए। देखिए उत्तराखंड में हमको कुछ जिले की आवश्यकता है। इसमें कुल 13 जिले हैं, लेकिन हमको सबकी आवश्यकता नहीं है, हमको कुछ जिलों की आवश्यकता है। पहले हम बनाएंगे फिर हम उसका नामकरण करेंगे। दोस्तों इसका नाम है, यहां पे लिखे दे रहे हैं हम, इसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। इसका नाम है चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये वाला है चमोली। इसका नाम है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। इसका नाम है देहरादून। और देहरादून में ही दोस्तों है लबासना, आप जानते होंगे। और इसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार। और ये है टिहरी गढ़वाल। इसी को हम शॉर्ट में टीजी भी कहते हैं, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल। और ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसका नाम है रुद्रप्रयाग। 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 और दोस्तों आपको पता होगा कि जहां पर हम अगर नैनीताल जाते हैं तो यहीं पर पड़ता है पंतनगर के बीज, जो आप जानते हैं बहुत फेमस हैं। इसी के ऊपर यहां पर पड़ता है नैनीताल। नैनीताल के पड़ोस में अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब जगह पड़ती हैं, ऊधम सिंह नगर के पास में है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं चूंकि उत्तराखंड के मैप की, तो यहां पर हम लिखे दे रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड।
उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का मैप हमारा है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर कुछ प्लेसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहां पर एक जगह है, एक स्थान है, इस स्थान का नाम है, इसका नाम है यमुनोत्री। और यमुनोत्री में भी पड़ती है एक जगह बंदरपूंछ या बंदरपुंछ, बंदरपूंछ या बंदरपुंछ भी कहते हैं। यमुनोत्री में बंदरपुंछ एक स्थान है, ठीक है। यहीं पर चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक दूसरा प्लेस पड़ता है, इसका नाम है शतोपथ ताल, शतोपथ ताल, या इसी को दोस्तों शतोपथ को ही कभी कभी शतोपंथ भी लिख देते हैं। यहां पे शतोपंथ, शतोपथ या शतोपंथ एक ही बात है। और इसी के पड़ोस में यहां पर एक दिव्य तीर्थ स्थान है, इस तीर्थ स्थान का नाम है बद्रीनाथ। यहां पर पढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम, मंदिर बना देते हैं क्योंकि बद्रीनाथ जी बहुत प्रसिद्ध हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। वैसे जैसे चमोली में बद्रीनाथ हैं, वैसे ही रुद्रप्रयाग जिले में यहां पर केदारनाथ धाम है। केदारनाथ, इसका नाम लिख देते हैं यहां पे। केदारनाथ। दोस्तों जिस पेन से हम बना रहे हैं, जिसने हमने इसको बनाया, केदारनाथ को बनाया, तो हमने लाल से बनाया है, तो लाल मार्कर ही हमने यूज किया है। जैसे हमने बद्रीनाथ लिखा है तो बद्रीनाथ में हम जो कलर बनाए हैं वो भी हम बद्रीनाथ वाला कलर एक ही यूज कर रहे हैं। जैसे शतोपथ हमने बनाया येलो से, तो हमने उसका नाम भी येलो से लिखा। कहने का मतलब ये कि जिससे हम नदी बनाएंगे उसी नदी के कलर से हम उसका नाम भी लिखेंगे, यानी नदी का नाम और उसका कलर उद्गम सेम होगा, ठीक है। तो यहां पर ये केदारनाथ है, और यहीं पर एक और प्लेस पड़ता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो हम व्हाइट से बना देते हैं ताकि कलर डिफरेंस रहे अलग अलग। यहां पर एक जगह पड़ती है, रुद्रप्रयाग जिला है पूरा, और इस रुद्रप्रयाग जिले में एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम भी है रुद्रप्रयाग। यानी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग प्लेस है, स्थान है। जैसे टिहरी गढ़वाल में यहां पर एक प्लेस है, इसका नाम है देवप्रयाग, 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 ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं रिवर सिस्टम। गंगा की चूंकि हमको ओरिजिन बतानी है तो पहले बताना पड़ेगा गंगा कहां से निकलती है, तो उसके लिए हमने ये मैप बनाया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये लिखा है यमुनोत्री, और यमुनोत्री में ही एक जगह पड़ती है बंदरपुंछ। इसी यमुनोत्री के बंदरपुंछ से एक नदी निकलती है जो बॉर्डर पे होते हुए बहती है, इसी को हम कहते हैं यमुना नदी। यह है यमुना, क्योंकि यमुनोत्री से निकल रही इसीलिए इसका नाम रखा गया यमुना, यमुना नदी। इसी के पड़ोस में एक दूसरा स्थान है, इसका नाम है गंगोत्री। इसका दोस्तों नाम है गंगोत्री, गंगोत्री, या इसी का एक नाम है और गौमुख। गौमुख या गोमुख, सब अलग अलग नाम है। गोमुख या गौमुख या गंगोत्री, तो चाहे गोमुख कहें या गौमुख कहें या गंगोत्री कहें, यहीं से एक नदी निकलती है। दोस्तों ज्यादातर सवाल जब पूछा जाता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो ज्यादातर लोग टिक करते हैं गंगोत्री, लेकिन थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से सबसे पहले जब गंगा नदी उत्पन्न हुई थी तो उसका नाम गंगा नहीं था।
सबसे पहले एक ऋषि हुआ करते थे, बहुत पहले, आज के बहुत पहले एक ऋषि थे जिनका नाम था भागीरथी, जो कि एक बहुत बड़े महर्षि थे। ऋषि कहना गलत होगा, वो महर्षि थे। तो यहां पर जब गंगोत्री से हम बात करेंगे तो यहां पर जो नदी पहली बार आई थी वो क्यों आई, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो पहले आप कहानी सुनिए। जो भागीरथी ऋषि थे वो क्षत्रिय कुल के थे। तो यहां पर उनके पिताजी राजा थे, और जब राजा थे तो आपस में युद्ध भी होते रहते थे, बहुत पहले युद्ध होते रहते थे। तो यहां पर एक बार उनको खबर मिली कि उनके जो पूर्वज हैं वो युद्ध में मारे गए। तो यहां पर उन्होंने आवाहन किया, शिव जी का पूजा की, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा भागीरथी बताओ आप क्यों इतना घोर तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो भागीरथी बोले कि प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनको सबको मोक्ष मिले, तो आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि सबको मोक्ष मिल जाए, नहीं तो अगर आप नहीं मानेंगे हमारी बात तो हमको फिर से साधना में बैठना पड़ेगा, और तब तक हम यही काम करते रहेंगे जब तक आप हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते। तो शिव जी ने कहा यहां पर फिर तो गंगा जी को लाना पड़ेगा। तो गंगा जी आएंगी, लेकिन उनका वेग इतना तीव्र है कि पूरी पृथ्वी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रवाह इतना तेज है, वेग इतना तेज है कि धरती रोक नहीं पाएगी। तो यहां पर गंगा जी को लाना जरूरी था, क्योंकि भाई बड़ी बात थी, भागीरथी जी तपस्या कर रहे थे इसी बारे में। तो यहां पर उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, गंगा पूरे वेग से तो नहीं आ सकती, एक काम करते हैं कि हम पहले उनको अपने सर पे धारण करते हैं, उसके बाद हम एक लट खोलेंगे और गंगा जी को यहां ले आएंगे। तो आपने देखा होगा कि शिव जी की जटाओं से गंगा नदी निकलती है। तो उन्होंने एक जटा खोली, एक लट अपनी खोली, और वहीं से गंगा नदी निकली। तो गंगा नदी जब पहली बार धरती पर गिरी तो यहां पर एक पत्थर की चट्टान थी, जहां पर हमने ये निशान बनाया व्हाइट कलर से। तो यहां पर एक पत्थर की चट्टान थी, एक शिला था, शिला माने पत्थर की चट्टान, ठीक है। तो यहां पर उस पत्थर की चट्टान पर जब पहली बार गंगा की धारा गिरी, चूंकि धारा भी बहुत तेज थी, इसीलिए धीरे धीरे कटान होता गया, और कटान की वजह से, गंगा की धारा की कटान की वजह से वो जो पत्थर की चट्टान थी उसका मुंह बन गया गाय के मुंह के समान, देखने में गाय का मुंह लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गौमुख। और गौ को हम गोमुख भी कहते हैं, गौमुख कहें, यानी गौ माने गाय और गो माने भी गाय, हिंदी वाला गो है, इंग्लिश वाला नहीं है। तो यहां पर गौमुख या गोमुख नाम पड़ गया। अब चूंकि गंगा नदी स्वर्ग की नदी है, इसीलिए पवित्रता के नाम पे यहां पर सॉरी, गंगा नदी चूंकि स्वर्ग में बहती है, इसीलिए यहां पर जो नदी गिरी उसकी पवित्रता के कारण उसी का नाम प्लेस का रखा गया गंगोत्री। तो इसको चाहे गंगोत्री आप कहिए, चाहे गौमुख कहिए, चाहे गोमुख कहिए, सबका मतलब एक ही जगह से है। और यहीं से एक नदी निकली जो सीधे देवप्रयाग आ गई। अब देखिए एरो हमने बनाया है नीचे की ओर, यानी जहां पर एरो आएगा वहीं पर ये नदी भी आई है, और ये नदी का एरो है देवप्रयाग में, और निकली है गौमुख से, यानी गौमुख इसका उद्गम स्थल हो गया और देवप्रयाग इसका डेस्टिनेशन हो गया। ये पहुंच गई है, यहां पे जगह आ गई। तो ये जो नदी है, इस नदी का नाम क्या रखेंगे, तो याद रखिएगा, चूंकि भागीरथी ऋषि इसको लेके आए थे, धरती पर लाने वाले वही थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी नदी बन गई। और जब ये भागीरथी नदी देवप्रयाग में पहुंच गई तो अभी इसको यहां पर रोकते हैं। दोस्तों यहां पर यह है शतोपथ ताल, और इसी शतोपथ ताल से एक नदी निकलती है। देखिए इस नदी को हम थोड़ा डार्क करेंगे क्योंकि ये मुख्य नदी है, और यहां से निकली है ये शतोपथ ताल से। ये पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहती है, और चमोली में बहते बहते ये रुद्रप्रयाग में आती है। ठीक है, ये हमारी नदी है। ठीक है, यही नदी निकलती है शतोपथ या शतोपंथ ताल से, इसी का नाम रखा गया अलखनंदा। क्या नाम रखा गया? अलखनंदा।
अलकनंदा नदी, और ये अलकनंदा का उद्गम है शतोपन ताल, और ये अभी आई है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक दूसरी छोटी नदी निकलती है जो बद्रीनाथ के दक्षिण से निकलती है, और ये अलकनंदा में मिलती है। इसी का नाम है दोस्तों धौली गंगा। धौली गंगा, और धौली गंगा आकर मिल गई अलकनंदा में, यानी धौली गंगा नदी सहायक नदी है अलकनंदा की। उसके बाद अलग धौली गंगा का भी पानी अलकनंदा में आ गया। दोस्तों यहां पर थोड़ी और छोटी नदियां हैं, वो भी हम बना लेते हैं। यहां पर एक नदी निकलती है जो कि रुद्रप्रयाग ये पूरा है, और रुद्रप्रयाग में उत्तरी रुद्रप्रयाग से यहां से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है मंदाकिनी। यहां लिखे दे रहे हैं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी है। और दोस्तों मंदाकिनी नाम सुन के आपको हमारी आकाशगंगा की भी याद आ गई होगी, क्योंकि हमारी आकाशगंगा का नाम भी मंदाकिनी है। ठीक है, और ये नदी है मंदाकिनी, और इसी मंदाकिनी नदी में एक छोटी नदी आके मिलती है। उस छोटी नदी का नाम है सुरसती। एक छोटी सी नदी है, इसका नाम है सुरसती। यहां लिखे दे रहे हैं सुरसती। सुरसती, और ये येलो वाली है सुरसती, और ब्लू से बनाई है मंदाकिनी। और ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो मिलने पर यहां पर एक लेक बनी है। इसी लेक का नाम है चौराबारी। हम यहां बना दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लेक है, और इस लेक का नाम है चौराबारी झील। चौराबारी, चौराबारी को ही चौड़ाबारी भी कहते हैं। चौड़ाबारी, और ये एक लेक यानी झील है, चौराबारी झील या चौड़ाबारी झील। और इसी झील के ऊपर से एक छोटी नदी आ रही है जो हमने येलो से बनाई है, वो है सुरसती। इसका पानी आ रहा है इसमें, यह है सुरसती। और दूसरी नदी हमने बनाई है दूसरे कलर से, इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी। अब ये दोनों जब सुरसती और मंदाकिनी आती हैं चौराबारी झील में, अब झील में आएंगी तो दोस्तों आपने घटना सुनी होगी कुछ समय पहले, कई साल पहले, यहां पर केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में लाखों लोग बह गए थे, जिनका कुछ लोग तो मिले और कुछ लोग बह गए, पता ही नहीं चला कहां बह गए। ठीक है, वो प्रवाह बहुत तेज था। तो हुआ क्या था कि यहां पर उस समय बादल फटने की घटना हो गई, और दोस्तों जब बादल जहां भी फटता है वहां पर बाढ़ आना निश्चित होता है। तो यहां पर बादल फट गया। अब जब बादल फट गया तो पानी बहुत तेजी के साथ गिरने लगा, और जब पानी गिरने लगा बहुत तेज, तो यहां सुरसती नदी और मंदाकिनी नदी अपने वेग पे चलने लगी, फुल वेग से चलने लगी, क्योंकि पानी सब दाएं बाएं से हर तरफ से पानी नदियों में आ रहा था। नदियां अपने प्रबल वेग से आगे बढ़ती जा रही थी। तो दोस्तों जब बाढ़ आती तो आपने देखा होगा कि नदियों में पानी के साथ साथ कूड़ा करकट भी बहकर नदी में चला जाता है। तो यहां पर भी वही स्थिति हुई, बहुत सारा कूड़ा आ गया, और नदी में पानी ऑलरेडी भरता जा रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि निकलने वाला स्थान जो था वहां पर कूड़ा करकट जम गया और वो ब्लॉक हो गया। और रास्ता जब ब्लॉक हो गया तो पानी निकल नहीं पाया, और जब पानी निकल नहीं पाया तो पानी आ तो बहुत रहा था नदियों में, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए एक स्थिति ऐसी आई कि नदियां का पानी आता गया, दोनों नदियों का, मंदाकिनी और सुरसती का पानी आता गया और इस लेक में भरता चला गया, और इस लेक में इतना ज्यादा पानी हो गया कि लेक पानी को रोक नहीं पाई, और ये लेक फट गई, टूट गई। और इसी के नीचे मंदिर है, केदारनाथ मंदिर। और यहां पर जब ये मंदिर जब आगे हम बढ़े, पानी ये आगे बढ़ा, फट गई झील, तो यहां पर पता नहीं कहां से अचानक से एक पत्थर की चट्टान आ गई, एक शिला आ गई, और इसी शिला का आपने नाम सुना होगा भीमशिला। ये है भीमशिला।
यानी यहां पर एक भीमशिला आ गई, और अगर ये पत्थर की चट्टान ना आती तो पता नहीं क्या होता। और जैसे ही पानी फटा तो कुछ पानी राइट मुड़ गया, कुछ पानी लेफ्ट मुड़ गया, कुल मिलाकर मंदिर सुरक्षित रहा। ठीक है, और ऐसी कंडीशन के बाद अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बाढ़ फिर भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा आ गई थी। तो दोस्तों यहां पर मंदाकिनी और सुरसती, जब ये दोनों नदियां मिलती हैं, इनके मिलने के बाद इनका संयुक्त जल इसी कलर से हमने बनाया है, मंदाकिनी ही इस कलर से बनी है, और वही कलर हमने आगे बढ़ा दिया है, यानी मंदाकिनी के नाम से ही यह नदी रुद्रप्रयाग में आ गई है। और रुद्रप्रयाग में पहले से अलकनंदा थी। अब अलकनंदा का पानी भी रुद्रप्रयाग जिला भी है और रुद्रप्रयाग जगह भी है। इस रुद्रप्रयाग जगह में अलकनंदा नदी भी आई है, और मंदाकिनी में सुरसती का भी पानी मिक्स है, वो भी आ गया है। फाइनली यहां से अलकनंदा के नाम से ये नदी आगे बहती है, और देवप्रयाग में अलकनंदा के नाम से ही यह पहुंचती है। और देवप्रयाग में जब पहुंचती है तो यहां पर भागीरथी से मिल जाती है, और जब ये भागीरथी से मिल जाती है तो अब जब यहां पर पहुंचेगी, मिल गई दोनों नदियां, अब मिलेंगी तो इन दोनों नदियों का संयुक्त जल यानी एक साथ जल जब आगे बहता है, इसी को हम कहते हैं गंगा नदी। यानी गंगा नदी निकलती है देवप्रयाग से, तो ये नदी हरिद्वार होते हुए निकल जाती है, और यहां पर आगे हम आ गए प्रयागराज में, इसको कहेंगे गंगा। ये है गंगा नदी, गंगा नदी। और ये जहां आती है इसको हम बोलते हैं प्रयागराज जगह है, ये प्रयागराज, जिसे पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। और प्रयागराज में जब गंगा, ये है गंगा, और ये है व्हाइट वाली यमुना, और गंगा और यमुना जब आपस में मिलती हैं तो इसी को हम कहते हैं इन दोनों नदियों का संगम हो गया। इसी को एक नाम दिया गया है संगम, इसी को हम संगम भी कहते हैं। यानी प्रयागराज में दोनों नदियों का संगम हो जाता है, या इसी को हम प्रयाग भी कहते हैं, या इसी का एक और नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी, प्रयाग या संगम, ये प्लेस है प्रयागराज, यानी पहले इलाहाबाद जो कहते थे अब प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज के संगम में या प्रयाग में या त्रिवेणी में गंगा और यमुना मिलती हैं। फाइनली मिलने के बाद यहां से गंगा नदी निकलती है, अब इसको हम कहेंगे गंगा नदी। तो दोस्तों सवाल आता है कि गंगा नदी कहां से निकलती है, तो आप ध्यान से देखिए, गंगा नदी देवप्रयाग से निकलती है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो ये भी कहते हैं कि जो देवप्रयाग है, देवप्रयाग नहीं दिया ऑप्शन में, उन्होंने दे दिया गंगोत्री। तो याद रखिएगा दोस्तों, गंगा का ही एक पर्यायवाची नाम है भागीरथी। तो अगर ऑप्शन में पूछें, सवाल पूछें गंगा कहां से निकलती है, और ऑप्शन में देवप्रयाग नहीं दिया है, तो ऑप्शन में गंगोत्री या गौमुख या गोमुख वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों दिए हैं तो दोनों में फिर देवप्रयाग मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर देवप्रयाग ही दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं है, देवप्रयाग को टिक कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों फाइनली आपने देखा गंगा नदी यहां से निकलती है। अब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करेंगे अगले रिवर सिस्टम में। देखो यहां पर एक और छोटी सी नदी है, वो भी बहती है, उसको भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। यहां पिथौरागढ़ से उत्तर साइड से एक नदी निकलती है। इस नदी, ये नदी जो है ये उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर बहती है। इसी का नाम है काली नदी, इसका नाम है काली, या इसी का एक दूसरा नाम है चाइक। चाइक, चाइक या काली नदी, तो चाहे काली कहिए चाहे आप इसको चाइक कहिए, ये पिथौरागढ़ से निकलती है। और अब हम इसके बारे में जब गंगा रिवर सिस्टम पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि काली नदी कैसे भारत में एंट्री करती है, कहां से एंट्री करती है, इसी को बाद में किस नाम से जाना जाता है, इन सब बारे में हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। अगला हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है गंगा रिवर सिस्टम।
तो दोस्तों गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं। अब यहां पर हम बना लेते हैं मैप गंगा का, यानी इंडिया का। हम पहले बना चुके हैं, उसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर ये नदी देवप्रयाग है यहां पे, और देवप्रयाग से निकली थी गंगा नदी, और गंगा हमने रेड से बनाई थी, तो गंगा हम बना लेते हैं रेड से। यहीं से निकलती है गंगा नदी, और ये गंगा आ गई, ये है गंगा। और दूसरी नदी यमुनोत्री से निकली थी, तो दूसरी नदी हम यमुनोत्री की बंदरपुंज से निकाल देते हैं। यहां ऊपर साइड में था, ये इधर बॉर्डर से आ रही थी, और ये दोनों नदियां मिल गई थी प्रयागराज में। और जब प्रयागराज में मिली थी तो हमने आपको बताया था कि यही संगम कहलाता है, और इसी के आगे जब इनका संयुक्त जल बहता है तो उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। अब ये गंगा नदी आगे बह जाती है, ठीक है, ये है गंगा हमारी। और एक नदी अभी हमने आपको बताई थी, काली या चाइक नदी कहलाती है, तो काली नदी बना लेते हैं। यहां पिथौरागढ़ से, साइड में पिथौरागढ़ था, पिथौरागढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली नदी। काली नदी ये वाली, ये है काली। जब तक ये इधर नेपाल पड़ेगा, इधर उत्तराखंड है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पर हम इसे काली कहते हैं, या इसी का नाम है चाइक। चाइक। और ये जैसे ही भारत में प्रवेश करती है, इसी नदी का नाम बदल जाता है। इसी को दोस्तों हम यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम शारदा कहते हैं। यमुना लिख देते हैं इसको, येलो वाली को, ये यमुना है हमारी, ये है यमुना, ये है गंगा। गंगा यमुना मिल गई, और ये काली नदी, जिस कलर से हमने नदी बनाई है उसी कलर से हमने उसका नामकरण संस्कार किया है। और जैसे ही भारत में एंट्री करती है और ये बहराइच में एंट्री करती है, वहीं से इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। अब दोस्तों हमने यहां पर शारदा नदी को रोका है। ऊपर से एक दूसरी नदी आती है, यहां पर तिब्बत से, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, इसका नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग। और इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर, और इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जो शारदा नदी में मिलती है। इसका नाम है घाघरा। यहां लिखे दे रहे हैं घाघरा नदी। और ये जो घाघरा नदी और शारदा नदी जब आपस में मिलती हैं तो ये एक स्थान पड़ता है। इसी स्थान को हम कहते हैं, ये वाला स्थान, इसका नाम है बहराम घाट। कलर दोस्तों चेंज कर लेते हैं, इसका नाम है बहराम घाट। बहराम घाट, और बहराम घाट पड़ता है बहराइच में। बहराइच के बहराम घाट में घाघरा नदी और शारदा व्हाइट वाली आपस में मिलती हैं। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो मिलने पर इन नदियों का संयुक्त जल आगे बहता है, और इसी को दोस्तों हम सरयू नदी के नाम से जानते हैं। सरयू नदी। और ये सरयू नदी जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम आप जानते हैं, अयोध्या है। अयोध्या। अयोध्या में सरयू नदी पहुंचती है, और सवाल पूछा जाता है कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो जवाब होगा अयोध्या। या इसी सवाल को ट्विस्ट करते हैं, पूछते हैं, बताइए
अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। बात समझ में आई? थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे है। और जब फाइनली यहीं से आगे ये नदी बहती है तो फिर से हम येलो से बना रहे हैं और इसी को हम फिर से घाघरा का नाम से जानते हैं। अब ये यहां पर भी घाघरा कहलाती है, यहां से लिखे दे रहे हैं घाघरा, ये घाघरा नदी है। दोस्तों आगे यहां पर एक दूसरी नदी है, यहां पर तिब्बत में एक जगह पड़ती है, ग्लेशियर है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। और गंडक नदी बहती है पहले नेपाल में होते हुए फिर भारत में प्रवेश करती है, और जहां जहां नदियां जाती हैं वहां पर इनका नाम बदल जाता है। चूंकि जब तिब्बत में बहती है तो इसको हम गंडक कहते हैं, गंडक। और जैसे ही यह है नेपाल आपका, ये नेपाल है ऊपर का, और जैसे ही तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करती है इसी नदी का नाम बदल जाता है। ये वाली हो गई नदी, वही है, नाम बदल गया, इसी को हम कहते हैं नारायणी। नेपाल में इसी को नारायणी कहते हैं। और जैसे ही नारायणी नदी भारत में फिर से प्रवेश करती है इसका नाम फिर बदल जाता है और इसी को हम, ये वही नदी है, वही नदी है, पानी वही है, जगह बदली, नाम बदला। तिब्बत में थी तो गंडक कहलाई, नेपाल में पहुंची तो नेपालियों ने इसी नदी को नारायणी का नाम दिया, और जब भारत में पहुंची तो फिर से हम लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसी नदी को हमने शालिग्राम नदी का नाम दिया। इसी को दोस्तों हम शालिग्राम कहते हैं, शालिग्राम नदी। और दोस्तों ये वही नदी है जिसमें शालिग्राम पत्थर बह के आते हैं। और शालिग्राम पत्थर आपने देखा होगा ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे और बड़े आकार के होते हैं, खूब चिकना पत्थर होता है और एक साइड में व्हाइट और ब्लू से आंख बनी होती है पत्थर में, वही शालिग्राम कहलाते हैं। ठीक है, और शालिग्राम हमारे यहां भगवान माने जाते हैं। तो ये नदी भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों यहां पर एक दूसरी नदी है जिसका नाम है, यहां पर एक माउंट एवरेस्ट पड़ती है, यह है सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे माउंट एवरेस्ट है, बिल्कुल पड़ोस में माउंट एवरेस्ट जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों हमको कमेंट करके बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट में जो जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी एवरेस्ट के, माउंट एवरेस्ट के पड़ोस में एक दूसरी चोटी है, इसका नाम है गोसाईनाथ चोटी, गोसाईनाथ चोटी। और इसी गोसाईनाथ चोटी से एक नदी निकलती है जो बिहार में बहते हुए आती है, और इसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहते हैं, और इसी का नाम है कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बहती है और चूंकि इसके बहने का रास्ता कोई फिक्स नहीं होता, ये किसी भी मार्ग से होकर बह जाती है और जब आती है तो भयानक तबाही लाती है, बहुत नुकसान करती है दोस्तों, जन जीवन प्रभावित होता है। इसीलिए कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। और एक यहां पर एक माउंटेन रेंज है, इसका नाम है दार्जिलिंग। और दोस्तों दार्जिलिंग के पड़ोस से एक दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा, ये है महानंदा। और दोस्तों महानंदा नदी गंगा में सबसे पूर्व से मिलने वाली सहायक नदी है। दोस्तों ये नदियां जो हैं, सवाल पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा में लेफ्ट हैंड से मिलती है या राइट हैंड से मिलती है, ये पूछा जाता है। यानी गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है, ये चार ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कहा जाएगा बताइए इन चारों में से ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो गंगा में बाईं ओर से मिलती है। तो दोस्तों दायां और बायां कैसे जानोगे?
तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, तो जिधर ये नदी बहती है बस आपको क्या करना है, आपको कहीं खड़े होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि आप जहां भी खड़े हो आपका फेस होना चाहिए उधर जिधर ये नदी बह रही है। तो जब आप खड़े होंगे तो आपका फेस एरो की ओर है, ऊपर की ओर है, यानी जो आपका राइट हैंड होगा वही नदियों का राइट साइड या राइट साइड या दाहिनी ओर किनारा हो जाएगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड होगा वही नदियों का लेफ्ट साइड हो जाएगा, यानी बायां किनारा हो जाएगा। तो ऐसे आप जान सकते हैं कि कौन सा राइट है, दाहिना है, और कौन सा लेफ्ट यानी बायां है। तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जैसे ये जितनी भी हमने नदियां बनाई हैं, वो चाहे घाघरा हो, चाहे सालिग्राम हो, चाहे कोसी हो, चाहे महानंदा हो, ये सब बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों यहां पर एक माउंटेन रेंज है, यहां पर जो 20% गुजरात में है और 80% ये राजस्थान में है, इसी का नाम है अरावली, अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली माउंटेन रेंज या अरावली पर्वत श्रेणी। और यहां एमपी में एक दूसरी पर्वत श्रेणी पड़ती है, इसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल। और एमपी में ही एक तीसरी और पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा। दोस्तों यहां विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा हमने आपको बताया कि ये एमपी में है, और ये 20% अरावली का गुजरात में हिस्सा पड़ता है, जबकि 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। और ये माउंटेन रेंज दिल्ली तक जाती है, अरावली। और दोस्तों दिल्ली में इसकी जो पीक है उसका नाम है, यहीं पर जो दिल्ली पड़ जाती है, दिल्ली बना देते हैं, और यहीं पर दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो इसी अरावली की रायसीना हिल पर बना है, उसका नाम है रायसीना हिल। रायसीना हिल, और ये अरावली का पार्ट है, और इसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस। दोस्तों यहां पर एमपी में एक प्लेस पड़ता है, इस प्लेस का नाम है जनापाव। ये एक हिल है, इसीलिए हम लिखते हैं जनापाव हिल। इसी जनापाव हिल से एक नदी निकलती है जो यमुना में मिलती है, और ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसी का नाम है चंबल नदी। चंबल, या इसी को चंबल नदी कहते हैं। दोस्तों ये जो चंबल नदी है ये दुनिया का सबसे बड़ा बीहड़ बनाती है, ठीक है। और यहीं पर चंबल घाटी है जो बहुत पहले डकैतों की पनाहगार हुआ करती थी, ठीक है। यही चंबल नदी है वो। इस चंबल नदी की दो सहायक नदियां हैं मुख्य। एक नदी राजस्थान से निकलती है और इसका नाम है बनास नदी। बनास। और एक दूसरी नदी है जिसका नाम है काली सिंध। इसका नाम लिख देते हैं यहां पे, एमपी से निकलती है काली सिंध, ये है काली सिंध, ये वाली है काली सिंध, ये मिली है एमपी से निकलकर मिलती है चंबल में। यानी चंबल की दो सहायक नदियां हैं, एक बनास नदी, दूसरी काली सिंध नदी, ठीक है। और यहां पर एक दूसरा पर्वत पड़ता है, यहां पर दूसरे पेन से बना दें, यहां पे इस पर्वत का नाम है कैमूर हिल। कैमूर।
कैमूर हिल। और इसी कैमूर हिल से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी यमुना में मिलती है, इसका नाम है केन नदी, केन। और दूसरी नदी यही इसी कैमूर हिल से निकलती है, ये गंगा से मिलती है, इसका नाम है टोंस नदी। ये भी सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है जो कैमूर हिल से निकलती है, या कैमूर हिल से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, या गंगा की कौन सी सहायक है और यमुना की कौन सी सहायक है। दोस्तों यहीं पर एक और नदी है जो एमपी से ही निकलती है, और ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है बेतवा नदी। यहीं पर लिखे दे रहे हैं बेतवा, बेतवा, बेतवा नदी। ये लिखा है कैमूर हिल, ये कैमूर हिल बनी है ये वाली। और इसी कैमूर हिल से एक निकली है टोंस जो कि गंगा में मिली है, दूसरी निकली है केन जो यमुना में मिली है, और ये बेतवा नदी है जो ग्रीन से बनाई है, ये भी यमुना में मिली है, यमुना की सहायक है। और ये जो चंबल है व्हाइट वाली, ये भी यमुना की सहायक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दोस्तों यहां पर एक माउंटेन रेंज है जो एमपी में पड़ेगी, और यहां पर पड़ेगा छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर यहां पर एक हिल है, इसका नाम है मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। और इस मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। और इसी अमरकंटक से दोस्तों दो नदियां निकलती हैं। एक नदी गंगा में मिलती है, इसका नाम है सोन नदी। यहां पे लिख देते हैं सोन, येलो से बनाई है तो येलो से नाम लिख रहे हैं सोन नदी। दोस्तों ये वही नदी है जिसमें सोन माने सोना, यानी सोना बहता है, सोने के पार्टिकल्स बहते हैं, ठीक है। और इसी मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से एक दूसरी नदी निकलती है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से निकलते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों इसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। और यहीं पर दोस्तों एक दूसरी नदी है जो एमपी की मुलतई झील से निकलती है, यह है मुलतई झील। और इसी मुलतई झील से ताप्ती नदी निकलती है, और ये ताप्ती नदी भी खंभात की खाड़ी में ड्रेन होती है, इसका नाम है ताप्ती। ताप्ती या तापी। दोस्तों ये दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां रिफ्ट वैली बनाती हैं। रिफ्ट वैली में चूंकि होके गिरती हैं, इसीलिए पूछा जाता है सवाल, भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली में गिरती है। तो दोनों ही हैं ये, रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी। रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं इसको। यहां पे दोस्तों एक हिल है, इसका नाम है मेवाड़ हिल, मेवाड़। और इसी मेवाड़ हिल से एक नदी निकलती है, मेवाड़ हिल से, इसका नाम है साबरमती। और इसी साबरमती के किनारे पर गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था, जिसका नाम भी था साबरमती आश्रम। दोस्तों यहीं पर एक एमपी में एक लेक पड़ती है, उस लेक का नाम है, किससे बनाऊं, इसका नाम है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, और इसका नाम है मेहद झील। पहले नाम लिख देते हैं,
मेहद झील, और ये हमने बनाई है मेहद झील। और इसी मेहद झील से एक नदी निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसी का नाम है माही नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है दोस्तों माही। यहां पर अरावली यानी राजस्थान में एक झील पड़ती है, इसका नाम है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर ये एक लेक है, और इसी झील से एक नदी निकलती है, और यहां पर पड़ता है कच्छ का रण। ये है कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ। और इसी कच्छ के रण में ये नदी सूख जाती है, इसी का नाम है लूनी नदी। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम तो होता है लेकिन ड्रेनेज नहीं होता, ये पानी इतना कम है कि ये कच्छ के रण में सूख जाती है। इसका नाम लिखे दे रहे हैं यहां पे, ये है कच्छ का रण, कच्छ का रण, या इंग्लिश में कहते हैं रण ऑफ कच्छ। और ये है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ा, इसमें 1-2 नदियां और बची हैं बस। यहां पर एक गंगा से एक वितरणिका निकलती है, इसका नाम है हुगली नदी। और दोस्तों सवाल पूछा जाता है कि हुगली नदी के किनारे पर कौन सा प्रसिद्ध शहर है, तो हुगली नदी पर कोलकाता बसा हुआ है। यह हुगली नदी गंगा से निकलती है, और ऐसी नदी जो अपनी मुख्य नदी से निकले लेकिन दोबारा कभी ना मिले, उसी को हम वितरणिका कहते हैं। तो वितरणिका है हुगली गंगा की। यहीं पर एक जगह पड़ती है, यहां पे बना दे रहे हैं, यहां पर है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर। और इसी छोटा नागपुर से 2 नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम है, इसका नाम यहां लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ये भी हुगली में मिलती है। और एक दूसरी नदी है, इसका नाम है दामोदर। और दोस्तों दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी दोनों हुगली की सहायक नदी हैं, और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये सब हैं गंगा रिवर सिस्टम में मौजूद नदियां। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें प्लीज कमेंट जरूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।